व्यक्ति रहता है। बहरहाल प्रदीप जी, आपके आने वाले दिनों की शुभकामना, और इस कैंपस से भी आपने बहुत कुछ लिया होगा। अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई कि ये लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। मेरा मानना है कोई कुछ लेके नहीं जाता है, बल्कि उससे कई गुना दे करके जाता है। नया समाज आपके माध्यम से छात्रों का इतना बड़ा वर्ग खड़ा हुआ होगा, समाज को आपने बहुत कुछ दिया होगा, और कुछ ऐसी बातें शिक्षक और छात्रों के बीच में रहती हैं, उसका कब कहाँ प्रगटीकरण हो जाए और कब कहाँ कीमत उसकी कितनी लग जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अभी करीब 7-8 वर्ष पहले हुआ कि इसके भवन वगैरह सब पुराने हैं और नए सिरे से सब निर्माण करना है, तो एक बजट बना और हुआ कि इतने खर्च आएंगे। तो हुआ कि कहाँ से, इंग्लैंड में कोई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं है। विश्व के बाकी देशों में बहुत कम जगह शिक्षा विभाग है, शिक्षा समाज के ही सब उससे चलता है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बोल के कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो हो सकता है इधर हाल में कोई प्रगति हुई हो, मैं नहीं जानता, आप करेक्ट कर लेंगे। तो हुआ कि भाई अब तो ज़माना है शेयर फ्लोट करने का, तो जितना इसमें लागत आएगी उसका शेयर आप फ्लोट कर दीजिए। तो हुआ कि भाई शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए पहले तय तो कर लीजिए। वो 10-12 वर्ष हो गए, आज तक शेयर की कीमत तय नहीं हुई, और वो कोई 100 रुपया कभी कहा, तो कोई 200 कहा, कोई तो $1000 कहा, कोई $1 मिलियन कहा, कोई $1 बिलियन कहा। इतने सारे वहाँ से प्रोडक्ट्स निकले हैं दुनिया में। आज के दिन में करीब 60-62 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हैं। तो उस उत्पाद का, जैसे आप कोई मशीन बनाते हैं, कोई कार बनाए, तो इसकी तो कीमत आपने लगा दी, शोरूम में चली गई, लेकिन इस प्रोडक्शन का कोई क्या कीमत लगाएगा और कब लगाएगा और कितना लगाएगा, ये तो शायद कोई बता नहीं सकता। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण है, जॉन एफ कैनेडी, जाना माना व्यक्तित्व विश्व का, सन 1961 की बात है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। बहुत कम उम्र में, 34 वर्ष की आयु थी। विधान है कि जब सीनेट में, उसका जो पार्लियामेंट है उसको सीनेट बोलते हैं, सीनेट में जब राष्ट्रपति पहला भाषण देंगे, तो भाषण का पूरा आलेख वहाँ का जो सेक्रेटरी है वो लिखता है, उसकी टीम है, और वो राष्ट्रपति केवल उसको पढ़ते हैं जाकर। तो कैनेडी का भाषण तैयार हुआ। कल कुछ समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति भाषण देगा, पहला भाषण। सारे उस समय तो ये सब मीडिया इतना ज़बरदस्त नहीं था, फिर भी जो मीडिया के तंत्र थे सब अलर्ट हो गए, चारों तरफ रेडियो वगैरह के लोग सब सुनने के लिए कि अमुक समय में कैनेडी बोलना शुरू करेंगे। और वो भाषण तो पहले सबको दे दिया जाता है, वहाँ सामने में जितने लोग रहते हैं प्रिंटेड, और फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। अब उसमें 4 लाइनें आ गई अलग से, जो सेक्रेटरी लिख के दिया था उसके ऊपर 4 लाइनें आ गई। वो दूसरे जिसको दिया गया था उसमें था नहीं। अब राष्ट्रपति महोदय तो पढ़ दिए, पढ़ने के बाद सारे लोग प्रश्न चिन्ह चारों तरफ, ये तो भाई सरकार द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस काम में है नहीं, रहा नहीं, ये कहाँ से पढ़ दिया। अब प्रेसिडेंट को जवाब देना पड़ा, क्योंकि दुनिया के सारे प्रेस वाले, सारी मीडिया, प्रश्न चिन्ह चारों तरफ, ये तो विधान के विपरीत हो गया। कुछ दिनों के बाद जॉन एफ कैनेडी आते हैं रेडियो पर और प्रसारण देते हैं। ये मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, अपने न्यू जर्सी का कौन सा विद्यालय था उसका नाम उन्होंने लिया, और मेरे आचार्य जो शिक्षक थे उनका नाम लेते हुए उन्होंने इन 4 बिंदुओं पर, 4 लाइनों पर हमें लेख लिखने को दिया था। मैं लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, फिर उन्होंने विस्तार से समझाया था। वो मेरे मानस पटल पर इतना गहरा छाप दिया कि वो मैं सारे लेख के ऊपर मैंने उसको रखा। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं हुआ, और वो दुनिया के लिए ध्येय वाक्य हो गया, डोंट आस्क व्हाट नेशन कैन डू फॉर यू, से व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। ये 4 लाइन जॉन एफ कैनेडी ने जोड़ा
जो 5वीं क्लास में उनके शिक्षक ने पढ़ाया था, बहुत पहले, हम करीब करीब 15-16 वर्ष पहले। तो आपने क्या क्या छात्रों को दिया, समाज को दिया, और उस दान, मैं तो शिक्षा दान ही कहता हूँ, क्योंकि जितना एक किसी व्यक्तित्व को खड़ा करने में जितनी चीज़ें लगती हैं, जितनी क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल्स लगता है, जैसे लोहा बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा उसकी कीमत आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्तित्व को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, उस रॉ मटेरियल का कीमत किस युग में, किस समय में, किस व्यक्ति द्वारा, किस तराजू द्वारा, किस पैमाना द्वारा कब क्या लगेगा, ये कहना मुश्किल है। जो शिक्षक अपना जीवन एक सफल रूप में इतने दिनों तक ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में, इस प्रांगण में गुजार करके प्रांगण से बाहर जा रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा है, और बहुमूल्य होकर के एक और बड़े व्यक्तित्व के रूप में, नए व्यक्तित्व के रूप में प्रांगण से बाहर अब समाज में जा रहा है। हो सकता है इससे और कोई बड़ा बड़ा करिश्मा वो व्यक्तित्व समाज में करे, और आपका स्वास्थ्य, आपका भविष्य सब और उज्जवल हो। इन सब कुछ बातों के साथ अपनी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हार्दिक आभार श्रद्धेय उपाध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका सतत मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हो पाता है, और हम सहज ही बिना किसी परिश्रम के ऐसी ऐसी चीजों को आत्मसात कर पाते हैं जिन्हें खोजने में बहुत अधिक परिश्रम, बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है, और कभी कभी तो वो चीजों तक हम पहुंच भी नहीं पाते। तो आपके सानिध्य से, आपके आशीर्वाद से हम सभी नित्य ऐसी चीजों को प्राप्त करते रहते हैं। आज आपने जो अपने उद्गार व्यक्त किए, निश्चित रूप से हम सभी उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूं, उसके पहले 4 पंक्तियां कि मन में यादें कई भरी हैं, मन में यादें कई भरी हैं, कैसे व्यक्त करें उद्गार, और सीखा है जो साथ काम कर, करें व्यक्त मन से आभार। इन शब्दों के साथ आपके कंधे से कंधा मिला करके कक्षाओं में जब घंटी बजती है तो एक घंटी में प्रदीप चापी जाती है, दूसरी घंटी में राजीव चापी। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजीव सिन्हा जी को, आप साथ बिताए पलों को याद करते हुए मन के उद्गार। Honorable personalities, my dear friends, we are here today for our most loving friend, Sri Pradeep ji. Undoubtedly, a very good teacher, a very fine person. One thing I would like to share here, I and Pradeep sir are friends. Before joining the school, we had very good chemistry. And after joining the school, we both became
complementary angle of each other. Every good, bad, we share with ourselves. All of us are here today. Everyone who hold the mic told very correctly. He is a very good math teacher. He has created a difficult footwork and his absence in school will be forever. He has contributed everything, every moment of his life for the wellness of this school. In my knowledge, I think the word complete is only for the person like Pradeep Shah. He is a very punctual person. He is a very honest person. He never went his classroom late. He can become the example for other teachers. You should also do the same. He has still a pity for the students, a feeling for the students, always good sentiments. He is a very good servant. You will not believe it. During the Corona period, his mother was very serious, but he didn't give up easily. He served his mother beyond the imagination. Continue, stayed in the government hospital, so that was called Grady. After the very poor level of oxygen, he met his mother, returned to his life. I pray my deep regard and deep feeling for Pradeep Shah. Of course, he is a very straightforward person. He always talks straightforward. Whatever someone is feeling, he never cares. Whether it is good or correct, if he has thought it is correct, it will be correct. Whether it is painful for you, whether it is joyful for you, no matter. Such personalities are very seldom and difficult in this world. He always loved mathematics, not mathematics. He loved the profession of teaching. He did not do the job only for the personal satisfaction. He did his job for the national satisfaction. He did at the ground level work and made such a large scene of the school. Everyone of us must have proud of our school. In his period, not one or two, even 10, 20, 30 students were scoring 100 out of 100 in mathematics in class 10. He has a brilliant power to accept the challenge, and he has accepted throughout the life. Once in the school, it became very essential for everyone to speak in English. I still have not forgotten Pradeep sir completed this journey within 1 month. He was earlier using English, but frequently he did compete in 1 month. That is, make him always a very good student, and still he is a very good student. He has large dreams. He just laid the first inning of the test match. Second inning is still to be played. I, along with my all friends, wish him a century in his second inning and second mission.
Thank you very much, sir. Thank you very much. थैंक्स लॉर्ड सर। हार्दिक आभार। आपने जिन बातों को रखा, निश्चित रूप से हम सब ने भी उन बातों को अनुभव किया है। और ये कोई भाषा, कोई साहित्य की बात नहीं थी, ये मन के स्वाभाविक उद्गार थे, जो सबसे सच्चे होते, जो सबसे व्यवहारिक होते। आपको हृदय से पुनः आभार। आपने हम सभी आचार्य जी का नेतृत्व किया और हम सभी आचार्य जी की तरफ से आपने अपने अनुभव को बड़े ही सटीक शब्दों में रखा। क्योंकि समय की बाध्यता है, सबके मन में कुछ न कुछ भाव हैं, घूम रहे हैं, लेकिन समय की मर्यादा है, कार्यक्रम की सीमा है। मैं 4 पंक्तियों से आप जो मेरे सामने बहन जी, मातृ स्वरूपा दीदी जी लोग बैठी हैं, इधर से एक अनुभव कथन चाहूंगा कि नित्य रहा सानिध्य आपका, किए साथ में मिलकर काम, व्यक्त करें अपने अनुभव को, करते बंधन कोटि प्रणाम। मैं आमंत्रित करूंगा अपनी सुनी बहन जी को, कृपया मंच पर पधारे। अपने विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्रीमती सुमी सौरभ जी। हरिओम। नित्य वंदनीय मां शारदे, परम वंदनीय मां भारती, आदरणीय मंच, परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रदीप आचार्य जी। ऐसे तो सारी बातें आ गई हैं, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे भाव आते रहते हैं। गत 9 वर्ष से मैं भी इस विद्यालय में सेवा दे रही हूँ। यह मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे हमेशा प्रदीप आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। रूटीन की व्यवस्था कुछ ऐसी होती थी कि मैं एक क्लास से निकलती थी और आचार्य जी दूसरे क्लास से निकलते थे। कुछ भी होता था तो वो सारी चीजें हम आपस में बातें करते थे, उनका मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता था। और सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि हमेशा मुस्कुराते हुए किसी भी चीज को इतनी सरलता से बताते थे और समझाते थे कि वो मन को छू जाता था। विद्यालय का परिवेश कैसा था, कैसे विद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता गया और हमारे आचार्य जी का उसमें इतना बड़ा योगदान है। ये मुझे आचार्य जी ने खुद बताया था, उससे मुझे ये अनुभव हुआ। जब ये पढ़ाया करते थे उस समय ये रविवार को भी विद्यालय आकर विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे गिरिडीह जिला में हमारे विद्यालय के भैया ने सबसे पहली बार 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। इतने कर्मठ, इतने लगनशील। अगर आदर्श शिक्षक के बारे में हम कहें या हमारी कल्पना में भी आते हैं तो मेरे नजर में प्रदीप आचार्य जी आते हैं पूरे विद्यालय में। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया कि जो भी गुण लिखे हुए होते हैं कि एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए, कभी भी दिवस प्रमुख कोई भी हो, हम जब भी कैंपस में आते थे हमें प्रदीप आचार्य जी हमेशा इसी मैदान परिसर में खड़े मिलते थे। बच्चे को देखना, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना, सिर्फ पढ़ाना ही एक आचार्य का कर्तव्य नहीं होता है। ये मैंने इनसे देखा, सीखा। जब शून्य कलांश में ये क्लास लिया करते थे उस समय मैंने देखा
कि किस तरह से जो भी बर्निंग इश्यूज चल रहा है, कुछ भी, ये हमेशा बच्चों के साथ उन चीजों को रखते थे, बातें करते थे और उनमें वो गढ़ने का काम करते थे। चाहे 7th पीरियड में हम क्लास ले रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, 100% एनर्जी के साथ नजर आते थे और चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान जो एकदम मन को छू जाती है, क्योंकि इन्होंने जो ऐसे कार्य किया उसे देख करके तो एक ही पंक्ति याद आती है, तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसी भावना ऐसे आचार्यों को देख के आती है। जब अंतिम दिवस था इनका कार्य का, तो भी चेहरे की आभा पे एक तेज, एक मुस्कान। मैंने कहा आचार्य जी आज, तो बोलते हैं आज तो अंतिम दिन है हमारे, और उनकी जो वो हंसने की, वो वैसे ही हंसे, वो देख मन में भाव छू गया। वो भाव ऐसा था क्योंकि टीचर जो होते हैं, टीचर टेक्स द हैंड, टीचर एक्चुअली opens a mind and touches a heart। और इसके एग्जाम्पल है हमारे प्रदीप आचार्य जी। ऐसी तो सारी बातें आ गई थी, लेकिन मुझे हमेशा एक कमी की अनुभव होगी क्योंकि इनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। आचार्य जी, मैं दिल से आपकी ऋणी रहूंगी कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ और आपका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में और सबके मन की बात कह के ऐसा लगा कि आप सिर्फ अपने मन की बात नहीं कह रही हैं, या हम सबके मन के विचार हैं, उद्गार हैं। एक बार आपका पुनः हृदय से आभार। मैंने कहा था कि शब्दों की अपनी सीमा होती है, शब्दों की सामर्थ्य होती है, लेकिन जो कृतित्व होता है वो शब्दों की सीमा से बहुत बड़ा होता है। जैसे हमें अभी पाथेय प्राप्त हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय का, उन्होंने जो बातें कही, निश्चित रूप से ऐसे एक शिक्षक का जो दायित्व होता है, और खास तौर से अपने विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में समाज की कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी नजरें हैं, और हम अगर उन उम्मीदों पे खड़े उतर करके इस तरह से एक सफल आचार्य के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 पंक्तियां हैं कि हो रही विदाई आज जा रहे हैं छोड़ कर, अर्जी हमारी है कि हमें न भुलाइए। माहौल थोड़ा बोझिल हो रहा है, स्वाभाविक है कि आप जैसा कैसे बने, हमें यह बात आज हमको बता के आप हिम्मत बढ़ाइए। मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगा आज के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रदीप आचार्य जी को, कृपया यहाँ पधारे और पाथेय स्वरूप हम सभी को कुछ ऐसी बातें बताएं जिसको हम अनुसरण करें। प्रदीप आचार्य। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव जी, प्रधानाचार्य जी और मेरे मित्र सहकर्मीगण, एक कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से जिया है। एक पहाड़ था, उसमें एक लकड़ी चुनने वाली बच्ची थी, और पहाड़ में चढ़ चढ़ करके वो लकड़ी चुन रही थी, और एक बच्चा, उसका भाई, कंधा पर लिए हुई थी, और एक साधु भी था, वो भी बेचारा चढ़ते हुए चढ़ रहा था, और वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था।
कंबल था, लूटा था, कमंडल था, ये सारा चीज पर था। बहुत धूप थी। तो साधु ने कहा, बच्ची थोड़ा सुस्ता लो, तुम्हारे कंधे पर एक बोझ है। तो उस बच्ची ने कहा, बोझ? बोझ कहाँ है? तो मेरा भाई है, बोझ तो आपके पास है, कंबल है, लोटा है। तो ये विद्यालय में आप लोगों ने ऐसा बयान क्या लगा, इससे मैंने बहुत बड़ा बोझ होया, लेकिन मेरे हृदय में कहीं ऐसा बात नहीं है कि मैंने बहुत कुछ किया है। कहीं कोई बोझ नहीं हुआ, बल्कि मैं पूरा जीवन भर 14 घंटा से लेकर के 15 घंटा तक पढ़ाया है। इस विद्यालय के भी बच्चे थे, बाहर के भी बच्चे थे। शिक्षण क्या था अगर सोचते हैं तो हमको आश्चर्य लगता था कैसे हम 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाते थे। और कोई बैच का बच्चा या स्कूल का बच्चा कभी नहीं कोई कहा कि जो आचार्य अन्य मनुष्य होकर के पढ़ाए। पूरा हंसी से पढ़ाए, खुशी से पढ़ाए। बल्कि हमारी हंसी से कभी कभी लोग कहते भी थे, उपहास कर देते। हमारा हंसी को मुझे लगता था कि उपहास कर देते, जबकि वैसा कुछ नहीं था। हम कहे कि हम टेंशन में कैसे पढ़ाएंगे 15 घंटा, 14 घंटा 15 घंटा हम टेंशन में पढ़ा ही नहीं सकते, कोई प्रश्न ही नहीं। तो हंसी हमारा एनर्जी गेन करने का एक माध्यम था। बहुत आनंद से पढ़ाए। और विद्यालय जिसमें हम आए थे, जो हमारे साथ में थे, पहले वाले तो कोई नहीं है, कुछ हमारे साथ वाले हैं, सब लोग विद्यालय का स्वरूप देखे हैं और आज विद्यालय का स्वरूप हुआ है। उसमें हर जगह अनाधिकार हमने टांग अड़ाया है, कोई अधिकार नहीं था। हम आचार्य थे, जानते थे, लेकिन हमारे मन में ये सब दिन रहा कि शासक का सलाहकार और शिक्षक अगर चापलूस हो जाए तो समाज विध्वंस हो जाएगा, एकदम विध्वंस हो जाएगा। तो हम जीवन भर उसका पालन किए। उसके चलते हम व्यक्तिगत रूप से 30 भी झेले। सबसे पहला क्लास जिस दिन हम 10th क्लास में गए थे, उस दिन 5-6 भैया बैठे हुए थे बेंच पर, और पैर ऊपर वाला डेस्क पर रखे हुए थे। आप लोग को सुनकर के हंसी लगी। और हम जहानाबाद के गुंडा के रूप में नामित किए गए। जो टीचर थोड़ी जहानाबाद का गुंडा है, हम किसी बात का केयर नहीं किए। हम यही सब दिमाग में रखे कि हमको जीवन भर यही जीना है, ये मेरा नाव है, अगर ये डूब जाएगा तो हम डूब जाएंगे। सब दिन इस फीलिंग से हम जी। और जब कोई क्षति होती थी तो लगता था हमारा क्षति होता है, किसी का होगा क्षति, आपको क्या मतलब है, जो कॉमन लैंग्वेज है। उस भाव से हम किसी भी जगह पर नहीं रहते। देश की बात, कोई भी बात होती है तो हम भी बढ़ चढ़ करके उसमें उद्वेलित हो जाते हैं। कई बार घर परिवार में कहता है, क्या देश की भी चिंता करने वाले आप ही हैं खाली, क्या और कोई नहीं है क्या? देश जाएगा तो क्या आप ही को बचाने की जिम्मेवारी है? हम कभी वैसा महसूस नहीं कर पाए। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र कभी वैसा नहीं रहा। जो हमारे साथ रहे हैं, जिनके साथ हम गर्व किए हैं, वो ये सब चीज महसूस किए होंगे। ये हमारा ऐसा रहा है। दूसरी बात, एक जो बहुत दिन मैंने हमको जो मार्गदर्शन मिला, जो हृदय से जीना है, मस्तिष्क जहां लगा वहां पर कलुषिकता है। तो कहा कि कैसे जानेंगे कौन बात हृदय का है और कौन बात दिमाग का है, मस्तिष्क का है। कहा अगर किसी बात को छुपाना पड़ गया तो वह मस्तिष्क का बात है। अगर छुपाना नहीं पड़ा, किसी को भी आप बात कह सकते हैं, तो हृदय का बात है। हमारे पेट में आज कोई भी बात नहीं है, किसी के भी, ना हमारी पत्नी के लिए हमारे पास में कोई बात है छुपाया हुआ, न माँ के पास के लिए छुपाया हुआ है, न पिताजी के पास से छुपाया हुआ है, न भाई के पास से छुपाया हुआ है, न अपने मित्र जहाँ पर काम किए उनसे कोई बात छुपाया हुआ है। मेरे पास अगर खोला जाए कोई यंत्र होता तो एक भी बात छुपाया हुआ नहीं है।
कभी कभी कोई बात जब देखते थे सामने कोई आदमी बोलता हम कहते वो इतना निर्भीक होकर के कैसे आप बोल लेते हैं बात, जो हम अगर सोचते हमको बोलना पड़ता था हम नहीं बोल पाते। तो वो कमी हमें रहा, उसके चलते जिसको जैसा जो बुझाया लोगों ने आकलन किया, हम उसकी चिंता नहीं किए, नहीं परवाह किए, उन्हें ध्यान दिए उसको। पढ़ाने की बात मैथमेटिक्स में 100 नंबर आया था, उसमें तत्कालीन प्रधानाचार्य ने छुपा करके हमको वो डायरी दिया था। इस बात का हम तो समझ में आपको प्रधानाचार्य छुपा करके क्यों दे रहे हैं? नहीं तो नहीं, हम उनको प्रधानाचार्य मुंह कर गए, तो पता नहीं कैसे कैसे तो प्रकृति बनाती है सब तरह का चीज, प्रकृति बहुरंगी होती है, ये भी बात सत्य है। तो चेष्टा करना चाहिए। समाज बहुत बड़ा चीज है और सबसे बड़ा चीज है, राष्ट्र धर्म सब बात का चीज है, सब समाज बनने के बाद सब बना है। तो समाज के प्रति लापरवाही हमारे स्वभाव में नहीं रहा, आज भी नहीं। हम परेशान रहते हैं, आंतरिक रूप से हम परेशान रहते हैं। तो इच्छा है आप लोग भी वैसा महसूस करें, और जैसे ही एक ही सूत्र के चलते हम इतना काम करते हैं, जो हमको किसी से छुपना नहीं है, बस कोई कष्ट नहीं हो, दुख भी होगा तो झेल लेंगे हंसते हुए। हमारा हंसी कई बार लोग बोले तो है, हाँ वो एकदम आनंद से रहना है, काम करना है। काम नहीं करने से कितना कष्ट होता है वो लॉकडाउन में महसूस किए होंगे सब लोग। जो काम नहीं करना कितना बड़ा कष्ट है, काम करना कितना बड़ा आनंद है, तो लॉकडाउन में कौन नहीं महसूस किया। एक सबसे बड़ा जो अनुभव समाज को देकर के किया लॉकडाउन, भारत विशेष करके भारत में, हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ा जो हमको सीख मिली कि कितना जरूरी चीज है काम, बहुत आवश्यक है। तो इस पीरियड में कितना बात आपको सुनाएंगे, बहुत सारा बात है, बहुत लोग जानते भी हैं। वो एप्लीकेशन मिलना, वो बच्चा बताया कि वो जाते थे हम लोग बीवाडी में देने के लिए, एग्जाम देने के लिए सुबह उठ करके जाते थे, वो बच्चा छूट जाता था, शिवनंदन जी साइकिल में चढ़ा करके लाते थे, है ना। और तो उसका एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन में समिति उसमें सरेंडर कर दी कि हम CBSE से नहीं करा पाएंगे। तो हमें पूरा मीटिंग में बैठ करके कहे कि हम लोग कराने से कोई आपत्ति है, तब फिर नागेंद्र जी को खड़ा किए हर जगह पर। ये शिशु मंदिर और विद्या मंदिर 2 स्कूल का नामांकन था, और वो समस्या वहाँ हो गया, तो हम कहे कि सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर दोनों को मिला दीजिए, क्या दिक्कत है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कर दीजिए, और नाम है आज। तो बहुत जगह पर ऐसा आपको दिखाएंगे कि जो बेंच का जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग इधर बनने वाला था, तो तिवारी जी को हम कहे हो तिवारी जी उधर वाला तो अब देगा नहीं जमीन, तो काहे रखिएगा, पछिया हवा आता है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है। जब हम आए थे उसमें लगता था कि मन में सोचा करते थे अगर चारों तरफ बिल्डिंग हो जाए तो कितना अच्छा होगा, और आज हम चारों तरफ बिल्डिंग देख करके जा रहे हैं। तो स्वप्न कभी मरता नहीं है, वो हमारे माध्यम से पूरा हो चाहे और किसी के माध्यम से पूरा हो, वो हो के रहेगा, क्योंकि स्वप्न अनायास नहीं आता है किसी के मन में, वो प्रकृति की आवश्यकता होती है जिसके चलते कि वो आता है। इसलिए दुनिया का कोई भी स्वप्न कहीं पर भी इसको उठा करके आप देखेंगे, जिस किसी ने भी वो कल्याणकारी स्वप्न देखा है, वो स्वप्न कभी भी मरा नहीं है, तुरंत लाख फलीभूत हो जाए, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो के रहता है। रविन्द्रनाथ ने सोनार बांग्ला लिखा, एक सेट क्वेश्चन में माना जाता है बांग्लादेश आज है, आलोचक लोग कहते हैं कि उनको एक कल्पना नहीं देना चाहिए था, लेकिन अमर सोनार बांग्ला उनके जैसा व्यक्ति ने कहीं लिख दिया तो कहीं वो प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अनंत ऊर्जा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और देखिए बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने अलग करवा दिया, चाहे जो परिस्थिति बनी। तो बड़ी जगह पर आज आवश्यकता होगी, बड़ी जगह पर आदमी को काम करने की आवश्यकता है।
बहुत सारे चिंतन के डायरेक्शन में, कार्य क्षेत्र के डायरेक्शन में बहुत सारा। अब बड़ी इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, बड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। हम सलाह जरूर देंगे कि जरूर सचेत रहा कीजिए। हम सबसे पहले यहाँ पर गए थे ज्योतिर्लिया या कहीं पर, वहां पर हम अखंड भारत का नक्शा देखे तो महाभारत का नक्शा देखे। हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे, सब क्लास में बच्चा को कहे कि देखें आप लोग, और कोई एक कारण बताइए कि किस कारण से टूटा। हम जवाब नहीं देंगे, आप लोग खोजिएगा। तो इस तरह से तो वो सब जब इतिहास को देखते हैं तो लगता है समाज सर्वोपरि है, देश धर्म ये सब परिवर्तनशील है, ये परिवर्तित होते रहता है। मनुष्य शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, प्रकृति का ही अंग मनुष्य है। तो फिर भी अपनी रक्षा के लिए कहीं न कहीं पर एक सुरक्षा कवच बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि हर जगह पर सभी मनुष्यों की मानसिकता पूरे पृथ्वी पर एक जैसा नहीं होता है। तो सुरक्षा कवच वही कभी धर्म के नाम पर परिवर्तित होता है, कभी राष्ट्र के नाम पर होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बहुत तरह का समय बदलते रहता है, वो परिवर्तित होते रहता है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हमसे किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, हमको बहुत सुललित शब्दों में बोलना नहीं आता है, सीधा सीधी बोलते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और चेष्टा किए हैं भरसक किसी आचार्य के साथ हमारा किसी तरह का वैसा नहीं रहा है। भले समिति में बात आई है, अनुशासनहीन है, तो बोलना नहीं आता है, तो हम कहे भाई सब बेच करके ही तो हम जिए नहीं। अब जो बोलना आता है उसका ग्राहक था, तो वही बोलना को हम प्राथमिकता दिए, जिसका ग्राहक ज़्यादा हो, कॉमर्स का एज है, तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे। और इस समय का जो जिस समय से आप लोग गुजर रहे हैं, हम लोग भी गुजरे, इसमें थोड़ी सी समय के उपरांत या समय के दरमियान भी ये आप लोगों की विशेष जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी को आदेश नहीं मान करके, जो प्रधानाचार्य जी का काम है या समिति का काम है ऐसा न मानकर एकदम अपना काम है, जैसे हम आप पहले बताए, हम पूरा जिंदगी भर उसी आदर्श के साथ जिए। आप लोग भी जीते हैं, आप लोग भी वैसे ही जीते हैं, लेकिन थोड़ा विशेष जिम्मेवारी पूर्वक आपको रहने की अभी आवश्यकता है, तत्कालिक समय वैसा है। कहने निगम का संख्या घटा है, कि हो सकता है फरवरी में खुले, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जिस तरह से स्कूल पहले था फिर उसको लाने में आप लोग सफल होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हट कर दिए तो क्या दिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंद से झरगड़ कुसुम। इसे क्रम में कहा गया है, बहुत अच्छे कवि ने की रचना है ये, कि वो जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। मुझे अभी उनका नाम स्मरण नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से प्रदीप आचार्य जी का जो ये कृतित्व है, जिन्हें उन्होंने बहुत कम शब्दों में अभी समेटने का प्रयास किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम उनसे सुनते आए हैं। आप सबको पता है उनके पास एक ऐसी योजना है जो आप विचार पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समाज की सारी समस्याओं का समाधान उस योजना में समाहित है। बस आवश्यकता है उसे ध्यान पूर्वक सुनने की, समझने की और पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं रहने की, कि कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, इन्होंने बदल के दिखाया। जैसे हैं हम वैसे ही हैं। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने कही, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही। इसलिए प्रिय बोलना नहीं, जो सच है, जो वास्तविकता है, उसको उन्होंने अपने पूरे जीवन में करके दिखाया है। कम बोलने और ज्यादा करने में विश्वास रखने वाले ऐसे व्यक्ति को पुनः नमन करते हुए, और आपका आशीर्वाद हम सबों पर ऐसे ही बना रहे, हम प्रयास करेंगे मां सरस्वती की कृपा हो, हम सभी आपके जैसा बने और इसी तरह से एक दिन सेवानिवृत्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ चार पंक्तियां कह के एक अपने बीच से आमंत्रित करूंगा कि मन में इतने भाव भरे हैं
मन में इतने भाव भरे हैं, कैसे व्यक्त करें उद्गार। बस प्रणाम का करे निवेदन, करता बंधन बारंबार। मैं आमंत्रित करूंगा अपने विद्यालय के अंग्रेजी आचार्य डॉक्टर राजीव रंजन, कृपया मंच पर पधारें और अपने हृदय के उद्गार, अपने भाव एक विदाई गीत के रूप में, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अविस्मरणीय उनका यह प्रयास हम सभी साथ देंगे। हमारी ओर से राजीव रंजन जी और जी भी मंच पर मौजूद है, कृपया कोरस करके। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ आचार्य जी, और हम सबों का समर्पण आपके प्रति इस गीत के माध्यम से उद्धृत हो, ऐसा मेरा प्रयास है। हमें
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार भाई राजीव जी, आपने बहुत ही अच्छा विदाई गीत प्रस्तुत किया और मैं इस बात का साक्षी हूं कि यह विदाई गीत जो अभी आपने प्रस्तुत किया सस्वर, इसकी तैयारी आज के पहले नहीं हुई थी, ये अंदर की बात है। अचानक मन में भावों का आवेग आता है, मन में था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, और बातों बातों में मसाक बैठक चल रही थी, चर्चा हुई और इन्होंने बस एक बार हारमोनियम के साथ रियाज का मौका मिला और उसके बाद इन्होंने प्रस्तुत किया। पुनः आप धन्यवाद के पात्र हैं हम सभी की ओर से, आपने आज ये सुंदर विदाई गीत प्रस्तुत किया। अब मैं अपने इस बगिया विद्यालय के बगिया के जो कहते हैं ना एक कुशल माली के रूप में देखभाल कर, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है हम सबके नेतृत्व की, जिनके सतत मार्गदर्शन में, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी नित्य प्रति अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया आप यहाँ पधारें और आज के इस दिवस पर अपने मन की योजना प्रकट करें।